नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया की कहानी पर बात करेंगे जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, एक ऐसा आइडिया जो राजाओं और बड़े बड़े साम्राज्यों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। सवाल ये है कि आखिर एक आइडिया, सिर्फ एक सोच पूरी दुनिया का नक्शा कैसे बदल सकती है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट के ख्वाब से हुई थी। ये बात है 1848 की। फ्रेडरिक सोर्यू, एक फ्रांसीसी कलाकार, ने एक सपना देखा। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सारे देश आज़ाद हैं, एकजुट हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी सपना रहा होगा। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाई जहां राजाओं के ताज और सिंहासन जमीन पर टूटे फूटे पड़े थे। मतलब साफ था, एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। तो इस सपने से पहले की दुनिया कैसी थी? देखिए, 18वीं सदी के बीच में यूरोप में, जिसे हम आज राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट कहते हैं, वैसा कुछ था ही नहीं। तो फर्क क्या था? पहले थे साम्राज्य और राजशाही, जहां लोग किसी राजा के प्रजा हुआ करते थे। उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी, बस वो राजा के थे। लेकिन नया आइडिया था राष्ट्र राज्य का, जहां लोग एक देश के नागरिक थे। उनकी एक साझा पहचान थी, एक जैसी भाषा, संस्कृति और इतिहास। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। लोगों की वफादारी अब किसी एक राजा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए थी। राष्ट्रवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, किसी भी बड़े आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है ना? और यहाँ वो चिंगारी भड़की 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। इस क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। सत्ता राजा के हाथ से निकलकर आम नागरिकों के पास आ गई। ला पात्री यानी हमारी पितृभूमि और ले सितोएं यानी हम सब नागरिक, इन आइडियाज ने लोगों में एकता की एक जबरदस्त भावना पैदा की। राजा का झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। एक भाषा फ्रेंच को पूरे देश की भाषा बनाया गया और सबके लिए एक जैसे कानून बनाए गए। इन्हीं सब बदलावों ने मिलकर मॉडर्न फ्रांस की नींव रखी थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये जो नया लोकतंत्र था, ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। 1799 में स्टेज पर एंट्री होती है एक नए बेहद ताकतवर शख्स की, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन के आने से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वो एक हीरो था, एक मुक्तिदाता, या फिर एक तानाशाह? शुरू में तो भाई लोगों ने नेपोलियन का जोरदार स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे कोई मसीहा आ गया हो। उसने नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिससे कानून की नजर में सब बराबर हो गए। लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला। उसने पुराने सामंती सिस्टम को खत्म कर दिया। व्यापार आसान बनाने के लिए वजन और नाप तौल को एक जैसा कर दिया। मतलब उसने पूरे यूरोप में मॉडर्न सुधारों की एक लहर सी चला दी थी। मगर यह आज़ादी का सपना बहुत जल्दी टूटने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि इन सारे सुधारों की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत थी उनकी खुद की आज़ादी। नेपोलियन ने राजनीतिक आज़ादी छीन ली। अपनी सेनाओं का खर्च उठाने के लिए टैक्स बहुत बढ़ा दिए, मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी, और तो और लोगों को अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया। तो फिर 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। उसके हारते ही यूरोप की जो पुरानी ताकतें थीं, राजा महाराजा, उन्होंने सोचा चलो अब सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। उन्होंने घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाने की पूरी कोशिश की। और यहीं से 19वीं सदी का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। एक तरफ थे रूढ़िवादी, जो चाहते थे कि राजशाही वापस आ जाए, चर्च की ताकत बनी रहे और कोई सरकार की आलोचना न करे। दूसरी तरफ थे उदार राष्ट्रवादी, जिन्हें नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास सपोर्ट कर रहा था। ये लोग चाहते थे कि तानाशाही खत्म हो, संविधान बने, सरकार लोगों की हो और प्रेस को आज़ादी मिले। उस वक्त के एक बड़े नेता, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच, ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। और उनका कहना बिल्कुल सही था। फ्रांस से निकले ये आज़ादी और राष्ट्रवाद के आइडियाज एक बीमारी की तरह पूरे यूरोप में फैल रहे थे, और हर तरफ क्रांतियों की एक लहर सी आ गई। और ये आग वाकई में फैली। देखिए, 1821 में ग्रीस में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ दी। फिर 1830 में फ्रांस से प्रेरणा लेकर बेल्जियम ने बगावत कर दी। 1832 तक ग्रीस एक आज़ाद देश बन चुका था।
और 1848 आते आते तो पूरे यूरोप में क्रांतियों का एक तूफान ही आ गया। इस आग को भड़काने में इटली के ग्यूसेप मैज़िनी जैसे क्रांतिकारियों का भी बड़ा हाथ था, जो छिपकर अपने संगठन चला रहे थे। लेकिन एक बात थी, 1848 की ये जो क्रांतियां थीं, ये ज्यादातर नाकाम हो गईं। तो अब देश बनाने का काम यानी राष्ट्र निर्माण का काम आम लोगों के हाथ से निकलकर ज्यादा क्रूर और ताकतवर हाथों में चला गया, यानी राजाओं और उनकी फौजों के हाथ में। जर्मनी की कहानी देखते हैं। यहाँ सीन में आते हैं प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का मानना था कि देश भाषणों से नहीं बल्कि लॉ और रक्त से बनता है, मतलब जंग से। तो उन्होंने वही किया। 7 साल के अंदर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 बड़ी जंगें लड़ी और जीती। और नतीजा, जनवरी 1871 में एक अखंड जर्मनी की घोषणा कर दी गई। अब इटली की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ 3 तरफ से काम हुआ। उत्तर में चीफ मिनिस्टर कैवोर ने अपनी दिमागी कूटनीति से ऑस्ट्रिया को बाहर किया। दक्षिण में ग्यूसेप गैरिबाल्डी और उनकी रेड शर्ट सेना ने क्रांति की आग जला दी। और जब उत्तर और दक्षिण एक हुए तो 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पूरे इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो जर्मनी एक हो गया, इटली एक हो गया, राष्ट्र का आइडिया तो सुपर हिट हो गया। लेकिन अब कहानी एक स्याह मोड़ लेने वाली थी। 19वीं सदी के खत्म होते होते राष्ट्रवाद का ये खूबसूरत सपना एक खतरनाक और आक्रामक रूप लेने लगा था। और ये नया रूप था साम्राज्यवाद का। मतलब अब बड़े और ताकतवर देश छोटे और कमजोर देशों पर कब्जा करके अपना दबदबा बढ़ाना चाहते थे। तो जो राष्ट्रवाद कभी आज़ादी का प्रतीक था, अब वो दूसरे देशों पर कब्जा करने और उनसे मुकाबला करने का एक बहाना बन गया। और इस आक्रामक राष्ट्रवाद का सबसे खतरनाक चेहरा दिखा बाल्कन इलाके में। हुआ ये कि जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस जैसे नए नए देश आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद होते ही ये एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। हर देश चाहता था कि वो पड़ोसियों की जमीन हड़प कर अपना इलाका बढ़ा ले। अब इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया यूरोप की बड़ी ताकतों ने। रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने भी इस लड़ाई में दखल देना शुरू कर दिया ताकि उनका भी दबदबा बढ़े। और इस सब के चलते बाल्कन का पूरा इलाका एक बारूद के ढेर जैसा बन गया, जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। और वो चिंगारी लगी 1914 में। ये जो छोटी मोटी आपसी दुश्मनी थी और जो बड़ी ताकतों का लालच था, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा धमाका किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहीं से शुरुआत हुई पहले विश्व युद्ध की। तो सवाल फिर वही है, एकता, आज़ादी और साझा पहचान का जो खूबसूरत आइडिया था, वो आखिर में इतने भयानक विश्व युद्ध की वजह कैसे बन गया? फ्रेडरिक सोर्यू के उस उम्मीद भरे सपने से लेकर 1914 की खूनी खाइयों तक का ये सफ़र हमें यही दिखाता है कि हर ताकतवर आइडिया के 2 पहलू होते हैं, एक उजला और एक स्याह। और इसकी ये जो जटिल विरासत है, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।